असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का यह ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हुआ। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हादसे में भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। लैंडिंग के दौरान एयरफोर्स का विमान क्रैश हो गया। एयरबेस पर क्रैश हुआ AN-32 विमान और जोरहाट एयरबेस में लैंडिंग के दौरान आग लगी। इस दुखद हादसे में 5 की मौत हुई, 5 जवान शहीद हुए हैं। AN-32 जो कि भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही पुराना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, लंबे समय से भारतीय वायुसेना में शामिल रहा, अपनी सर्विस देता रहा। लेकिन आज देखिए यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और लैंडिंग के दौरान जोरहाट में यह हादसा हुआ है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि वायुसेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। अंजू निर्वाण हमारे साथ, हमारी संवाददाता, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंजू, 5 जवानों के शहीद होने की जानकारी आ रही है, क्या सूचना है उसके विषय में? जी देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये AN-32 इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और तमाम तरह के जो इम्पोर्टेंट मिशन होते हैं ये उसका हिस्सा होता है। ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, ये एक अपने रूटीन मिशन यानी कि एक रूटीन सॉर्टी पर था और उस दौरान ये जोरहाट के पास ये एयरक्राफ्ट हुआ। लैंडिंग के समय ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जो कर्मी थे, उसमें 2 पायलट और एक क्रू मेंबर था। लेकिन को पायलट जो है उसमें उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसको काफी चोटिल हुआ है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो 5 क्रू थे भारतीय वायुसेना के, वो इस पूरे हादसे में शहीद हो गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इस पूरे क्रैश को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो रेज कर दी है। अब ये पता लगाया जाएगा कि किस कारण से ये पूरा हादसा हुआ है। एयरक्राफ्ट के अंदर जो ब्लैक बॉक्स होता है, उसके अंदर जो लास्ट मोमेंट की जो टॉक्स होती है, वो तमाम बातें भी, वो सब चीजें भी चेक की जाएंगी कि क्या कारण रहे, किस वजह से ये एयरक्राफ्ट जो है वो पूरा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन अगर हम AN-32 एयरक्राफ्ट के बारे में समझना चाहें तो ये भारतीय वायुसेना का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट रहा है। पूरे 40 साल तक इसने भारतीय वायुसेना में सेवाएं दी हैं और अभी भी ये कार्यरत है। और खास बात ये रही है कि तमाम तरह के मिशन यानी कि 1984 से लेकर अगर हम 2026 की बात करें और ऑपरेशन सिंदूर तक की बात करें तो तमाम तरह के, कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की एक बहुत बड़ी जर्नी जो है इस एयरक्राफ्ट की रही है। तमाम तरह के मिशन में ये रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हो या बहुत रेगिस्तानी इलाका हो या नॉर्थ ईस्ट का जोन हो, या हर जगह पर इसने जो है भारतीय वायुसेना के तमाम तरह के जो मिशन है उनको पूरा किया है। क्रू की चाहे डिप्लॉयमेंट हो, पैराट्रूप्स को कहीं डिप्लॉय करना हो और उसका पूरे मिशन को अंजाम देना हो, या फिर जो राशन है, माल ढुलाई है, तमाम, या क्रू को एक जगह से दूसरी लोकेशन ले जाना हो, तो ये तमाम तरह के जो बिल्कुल जैसा आप बता रही हैं, अहम भूमिका रही, एक लंबी यात्रा रही। लेकिन आज एक दुखद हादसा हुआ और इसमें जो जानकारी अंजू दे रही थी हमारी संवाददाता की, इसमें एयरफोर्स के 5 कर्मी मारे गए हैं। एक पायलट जो है वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, जिसका इलाज चल रहा है। उसके बारे में अभी और सूचनाएं आनी बाकी है। शुक्रिया अंजू आपका। और देखिए, विमान हादसे पर एयरफोर्स का बयान भी आया है। हादसे की जानकारी जुटा रहे हैं, यह भारतीय वायुसेना ने कहा है। जानकारी लेने के बाद डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी। एयरफोर्स का AN-32 विमान क्रैश हुआ है इस हादसे में। और आइए आपको बताते हैं कि ये AN-32 विमान क्या है, इसकी खासियत क्या थी। देखिए, 40 साल से ये सेवा में रहा और कार्गो ट्रांसपोर्ट विमान है। ये पैराट्रूपिंग में इस्तेमाल इसका होता रहा है। एयर ड्रॉप में यह मददगार साबित होता रहा है। मेडिकल इवैक्यूएशन, हाई एल्टीट्यूड सप्लाई, आपदा रेस्क्यू में कारगर। अभी 105 विमान सेवा में भारत के लिए विकसित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी लंबी सर्विस रही है इस विमान की और लगभग अलग अलग वॉर सिचुएशंस में भी इस विमान ने अपनी सेवाएं दी हैं। ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। यही है बड़ी खबर। यूरेनियम तक पहुंचने वाली सुरंगों को ध्वस्त किया, प्रवेश द्वारों को चारों तरफ से बारूदी सुरंग से घेरा। ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम के जब्त होने का डर है। CNN के हवाले से यह खबर है। तो एक तरफ तो डील की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि अपने यूरेनियम को सेव करने की भी तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से, ताकि अमेरिका अगर कोई भी इस तरह का कोवर्ट ऑपरेशन करता है तो उसमें वो सफल ना हो सके।
तो यूरेनियम की सुरक्षा का नया प्लान। ईरान ने यूरेनियम भंडार को सील कर दिया है। सभी रास्तों को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रवेश द्वारों को चारों ओर से बारूदी सुरंग लगा दिया गया। यूरेनियम तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। ईरान को यूरेनियम जब्त होने की आशंका है, इस वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। CNN के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। ईरान का यूरेनियम है कहां, ये बड़ा सवाल है। देखिए, फोर्डो की बात करें 60% तक यूरेनियम संवर्धन का यह प्रमुख केंद्र है। नतांज की बात करें सबसे बड़ा संवर्धन परिसर है ये इस्फहान। इंपॉर्टेंट यूरेनियम भंडार यहां पर मौजूद है। इस तरीके से अपने यूरेनियम को सेव करने की ईरान पूरी कोशिश कर रहा है। और देखिए, डील के बाद अमेरिका का अगला प्लान भी तैयार है। क्या है वो प्लान? एनरिच्ड यूरेनियम पर यूएस की तैयारी है। यूरेनियम शिफ्ट करेगी यूएस की सीक्रेट टीम। यूरेनियम पर फोर्डो, नतांज और इस्फहान में कार्रवाई की जाएगी। तो अमेरिका का प्लान भी रेडी है। तो सवाल यही है कि यूरेनियम सरेंडर करेगा ईरान? अमेरिका का प्लान इसको लेकर क्या है? अमेरिकी प्लान की बात करें, डील के बाद सीक्रेट टीम ईरान जाएगी और फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये 3 जो सेंटर्स हैं, उनमें अपना मिशन पूरा करेगी। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की टीम तैयार की गई है। स्पेशल फोर्स खोजेगी एनरिच्ड यूरेनियम और डील के बाद तेजी से होगा ये ऑपरेशन। CBS न्यूज के हवाले से ये जानकारी सामने आई। लेकिन इसमें खतरा भी है। क्या है खतरा? ईरान के कट्टरपंथियों का विरोध संभव है और जवाबी कार्रवाई का भी डर है। फिर से युद्ध भड़कने की आशंका है। ये हमेशा से डर है। 450 किलो यूरेनियम का सरेंडर अपने आप में काफी मुश्किल बात दिखाई दे रही है। डील के बाद तेजी से यह ऑपरेशन करने में ये सारी बाधाएं दिखाई दे रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस ऑपरेशन को वास्तव में अंजाम देने का खतरा मोल लेगा? और कल अमेरिका ईरान में जेनेवा में बैठक संभव है। जैसा कि हम लगातार आपको खबर बता भी रहे हैं, MOU पर साइन कर सकते हैं अमेरिका और ईरान। सीजफायर को आगे बढ़ाया जा सकता है। MOU साइन होगा तो बातचीत आगे बढ़ेगी। तो देखिए, बातचीत आगे बढ़ने में सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या MOU पर हस्ताक्षर करेंगे और एक सहमति बनेगी। क्या एक पीरियड के लिए शांति स्थापित हो पाएगी? और देखिए, इधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस हो सकते हैं इसमें शामिल। ईरान की तरफ से अरागची और कालीबाफ हो सकते हैं शामिल। बातचीत में ओमान और कतर भी अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान अब तक किन मुद्दों पर सहमति रखते हैं और किन मुद्दों पर वो असहमत है। पहला मुद्दा क्या है? युद्ध विराम का, सीज फायर का। जी हां, इस पे सहमति है। ईरान भी सहमत, अमेरिका भी सहमत है। तो ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है परमाणु हथियार का। इसमें असहमति दिखाई दे रही है। ईरान का रुख है कोई समझौता नहीं। अमेरिका कह रहा है कि सरेंडर तो करना ही होगा अपने परमाणु के लिए जो कार्यक्रम है, एनरिच्ड यूरेनियम है उनको। और यूरेनियम संवर्धन में सीधा ईरान का रुख है कि सीमित स्तर पर हम इसको जारी रखेंगे। ये एनरिचमेंट प्रोग्राम चलता रहेगा। अमेरिका कह रहा है कि कोई भी संवर्धन नहीं हो, ये काम बंद करना पड़ेगा ईरान को। 60% एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा? ईरान कह रहा है कि किसी दूसरे देश को नहीं देंगे, विदेश नहीं भेजेंगे। अमेरिका कह रहा है कि देना होगा, किसी तीसरे देश में ही इसको रखना होगा सेफ। मुद्दा क्या है कि फोर्डो, नतांज, इस्फहान परमाणु स्थल हैं। ये इंपॉर्टेंट स्थल है, फंक्शनल है, काम कर रहे हैं। ईरान का रुख है कि बंद नहीं करेंगे इसको। अमेरिका कह रहा है कि इसको तो बंद करना ही होगा, तभी शांति होगी, तभी जंग खत्म होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बहुत बड़ा डेडलॉक है इस वक्त। इस पर ईरान थोड़ा सहमत है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें इस पर नियंत्रण चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ईरान का नियंत्रण नहीं होगा। इसको वैश्विक शिपिंग के लिए सामान्य किया जाए, सबके लिए खोला जाए, सबके लिए ओपन किया जाए। और ईरानी संपत्ति जो इस वक्त फ्रीज है, उसको लेकर ईरान कह रहा है कि इसे तुरंत डी फ्रीज किया जाए। ईरान को ये देना, ईरान को ये मिले। अमेरिका कह रहा है कि पहले डील तो कीजिए, फिर हम इस पर सोचेंगे, फिर आपको इस पर हम छूट देंगे। ये कंडीशन है। एक मुद्दा जिस पर मामला फंसा हुआ है वो लेबनान का, हिजबुल्लाह का। इसमें ईरान कह रहा है कि तुरंत सीज फायर किया जाए, लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर अटैक बंद करे इजराइल। और इधर अमेरिका के पास यही ऑप्शन है कि इस पर इजराइल का रुख क्या होता है, इजराइल नेतन्याहू इस पर क्या बोलते हैं, तभी लेबनान पर कोई बात आगे बढ़ पाएगी। और देखिए, कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है और जन्मदिन पर ट्रंप को तोहफा देना चाहते हैं जेडी वेंस।
कल आगे की वार्ता के लिए अंतरिम व्यवस्था तय हो सकती है। कल अंतिम परमाणु समझौता नहीं होगा, एक इंटरिम अरेंजमेंट किया जाएगा, यानी कि अभी और वक्त लग सकता है इस पूरे मामले पर एक बड़े निर्णय में। हालांकि कोई ना कोई तोहफा जरूर जेडी वेंस देना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके की डील करके वो ट्रंप को देना चाहते हैं उनके बर्थडे पर। और देखिए, अमेरिका ईरान में समझौते के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा है? अभी तक डील का कोई अंतिम मसौदा तैयार नहीं है। एक पहली बात तो यह है, अमेरिका की परमाणु मांगों ने गतिरोध पैदा किया है। अमेरिका की लगातार धमकियों से तेहरान काफी उग्र है। पाकिस्तान मध्यस्थता का क्रेडिट लेने पर आमादा है। ऐसे में वो चाहेगा कि ये जो क्रेडिट है वो मुझे मिले, कहीं और किसी और देश को ना मिले। दो मुद्दों पर सबसे बड़ी तकरार है। पहला मुद्दा क्या है? ईरान का यूरेनियम एनरिच्ड कार्यक्रम। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है, ये रोड़ा है। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण, जो कि अमेरिका कह रहा है कि ये हम अलाउ नहीं कर सकते हैं आने वाले कल के लिए। बड़ी बात यह है कि युद्ध किसी भी दिन शुरू हो सकता है, जो हालात इस वक्त बने हुए। भले ही डील की बात की जा रही हो, लेकिन तनाव अभी कम नहीं हुआ है और ऐसे में ये जंग फिर से कभी भी शुरू हो सकती है। और समझौते पर यूएस ईरान में टकराव की स्थिति है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सहमति नहीं है, एटमी हथियार पर बात नहीं। अराक्ची ने साफ कह दिया है कि अभी जो बात होगी उसमें एटमी हथियार शामिल नहीं होगा। ईरान कभी नहीं बनाएगा एटम बम। यह भी ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान को हम ऐसा करने नहीं देंगे। और इधर अमेरिका ईरान डील पर मीडिया का दावा सामने आ रहा है। समझौते में लेबनान में भी सीज फायर पर बातचीत, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 60 दिन बाद वार्ता होगी। एक पीरियड ब्लॉक किया गया है 60 डेज का, और उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बात होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। ये चीजें ईरान की तरफ से लगातार कही जा रही हैं। वार्ता में ये कंडीशंस डाली जा रही है। और इधर ईरानी मीडिया के दावे पर भड़के हैं ट्रंप। ईरानी मीडिया के दावे पूरी तरह से झूठ है, ये ट्रंप कह रहे। ईरान की मीडिया फेक न्यूज फैला रही है, ट्रंप का दावा है ईरानी मीडिया के इन रिपोर्ट्स को लेकर। तो देखिए, यूरेनियम पर अब भी गतिरोध बना हुआ है और एनरिच्ड यूरेनियम पर ट्रंप का रुख क्या है ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ईरानी यूरेनियम पर कब्जा चाहते हैं ट्रंप, ये बात तो हम सभी जानते हैं। ट्रंप ने क्या क्या विकल्प दिए हैं? 3 विकल्प ट्रंप ने दिए हैं। वो 3 विकल्प क्या हैं आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला, ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। ये बार बार कहा जा रहा है। विकल्प ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, सहमति से ईरान में ही नष्ट किया जाए ये यूरेनियम। इस यूरेनियम को, एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान के अंदर ही खत्म किया जाए। ऑप्शन नंबर 3, किसी तीसरे देश में IAEA की मौजूदगी में यूरेनियम को नष्ट किया जाए। किसी भी हालत में, किसी भी ऑप्शन में ये यूरेनियम ईरान के पास नहीं रहेगा, यही दिखाई दे रहा है। अब ईरान के मन में क्या चल रहा है? तो यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं, ये बार बार कहा जा रहा है। चीन को दिया जा सकता है यूरेनियम। चीन ईरान का करीबी है, हितैषी है, इसलिए उसका नाम सामने आ रहा है। यूरेनियम पर वार्ता के लिए 60 दिन का समय मांगा गया है। एक पीरियड ब्लॉक किया गया है और उसके बाद उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी के लिए ईरान चाहता है कि कोई डील हो जाए। और देखिए, यूएस ईरान डील पर अराक्ची का दावा क्या है? 2 चरणों में समझौता होगा, 2 स्टेजेस में यह समझौता होगा, अराक्ची कह रहे हैं। अब डील पर सिर्फ साइन बाकी है, अराक्ची का बयान, और डील का मसौदा फाइनल हो चुका है, अराक्ची कह रहे हैं। और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का क्या दावा है? 14 सूत्रीय समझौते पर सहमति है। एटमी डील पर सहमति अभी बाकी है। आखिरी चरण में बदलाव संभव है, यह अराक्ची ने कहा है। और डील पर अराक्ची की चेतावनी सामने आई है। डील की शर्तों से छेड़छाड़ मंजूर नहीं होगी, हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ेंगे। यह बात एक बार फिर से अराक्ची ने दोहराई है, ईरान ने दोहराया है। लेबनान में सीज फायर जरूरी है, अराक्ची का बयान। और देखिए, ईरान चीन को एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार है। 440 किलो यूरेनियम चीन को सौंपा जाएगा और ईरान चीन के बीच अच्छे संबंध हैं। ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप को सहमति देनी होगी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरेबिया के हवाले से यह दावा सामने आ रहा है।
तो देखिए चीन का नाम सामने आ रहा है और अमेरिका ईरान समझौते में चीन की एंट्री। जी हां, ईरान यूएस को यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं है, यह बात साफ है। यूरेनियम सरेंडर की जिद पर अमेरिका अड़ा हुआ है। ईरान ने बीच का रास्ता चुनते हुए चीन का नाम चुना है, चीन को चुना है और ईरान चीन को 440 किलो यूरेनियम देने को तैयार है। ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी मुहर लगना अभी बाकी है। अमेरिका की तरफ से इस पर अभी हां या ना नहीं आया है। चीन ईरान के बीच क्या संबंध है ये आपको बता रहे हैं। चीन और ईरान के बीच नजदीकियां हैं, दोनों काफी करीब हैं, दोस्त हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। दोनों देश यूएस के खिलाफ रणनीतिक साझेदार भी हैं। युद्ध के दौरान चीन ने ईरान की मदद भी की थी और यही भरोसा है जिसकी वजह से ईरान चाहता है कि चीन के पास ही हम अपने संवर्धित यूरेनियम को दें। और वार्ता से पहले ट्रंप ने की है नेतन्याहू से बातचीत। बड़ी खबर है एक और, ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा यह युद्ध समाप्त करने का समय है। नेतन्याहू ने जवाब दिया, मैं डील नहीं रोक रहा हूं। मैक्सिको की बात करें, फुटबॉल स्टेडियम के बाहर भारी हंगामा हुआ है। मैक्सिको में हजारों टीचर्स का स्टेडियम के बाहर मार्च। बेहतर वेतन के लिए टीचर्स कर रहे थे प्रदर्शन। तो फुटबॉल स्टेडियम के बाहर ये मार्च किया गया है। हजारों की संख्या में टीचर्स यहां पहुंचे। बेहतर वेतन की मांग के लिए टीचर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैक्सिको सिटी की, जहां पर फुटबॉल का मैच चल रहा था। स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में टीचर्स पहुंचे। इन टीचर्स की मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए। और देखिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। घोड़ों पर सवार पुलिस पर भीड़ का हमला, पुलिस वालों को घेरकर निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें देखिए। और मैक्सिको में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप और मांगे मंगवाने के लिए स्टेडियम के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन और फुटबॉल मैच दोनों होने की वजह से भारी अव्यवस्था फैल गई। हिंसक भीड़ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घंटों की मशक्कत के बाद हंगामे पर काबू पाया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं देश की राजनीति से जुड़ी खबर की। बात करते हैं टीएमसी में मचे घमासान की। अभिषेक बैनर्जी पर बोले कल्याण बैनर्जी, अभिषेक मेरे बेटे की तरह है। कल्याण बैनर्जी का बयान, बेटे की गलतियों को माफ करना पिता का काम है। बीजेपी से लड़ने के लिए हमें एक होना होगा। देश में लोकतंत्र खतरे में है, कल्याण बैनर्जी ने यह बयान दिया है। लेकिन काल तो वो बोल दिया है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। काल तो वो बोल दिया है, जो बोलना है उसको वो तो बोल दिया है। तो हम भी बोल देता, वो भी मेरा लड़का का मापिक है। लड़का का सब गलती माफ करता है, कर नहीं सकता है। पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा हम लोग को। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। ये विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है, तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा। देखिए गणतंत्र में, पार्लियामेंट में और असेंबली में एक रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन का स्पेस होता है। अभी बीजेपी का हालत है ऐसा, बीजेपी का कोशिश है जो अपोजिशन स्पेस को कमती कर देने के लिए, इसलिए ब्लॉक बनाना, एनडीओ को सपोर्ट करना, किसी को मार्च करना, एक गणतंत्र का लिए बहुत दुर्भाग्य है, डेंजर है। ये ऑपोजिशन स्पेस चला जाएगा तो आदमी कहां बोलेंगे। तो अब तेवर थोड़े बदले आ रहे हैं कल्याण बैनर्जी के। इसके पहले ममता को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि या तो मुझे या अभिषेक को चुने, लेकिन अब कह रहे हैं अभिषेक बेटे के समान। और देखिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे टीएमसी के नेता, टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। पूर्व टीएमसी नेता शताब्दी रॉय भी साथ में मौजूद। तो भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय।
और आपको बता दें कि टीएमसी नेता के साथ शताब्दी रॉय भी मौजूद। इस तरीके से आप देखिए लगातार टीएमसी के नेता बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे हैं सुदीप बंदोपाध्याय, साथ में पूर्व टीएमसी नेता शताब्दी रॉय।